हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला प्रश्न लिखा है, अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? प्रश्न को ध्यान से समझिए। अच्छी त्वचा के लिए पूछा गया है और वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन बी और चौथा है विटामिन के। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी समूह के जितने विटामिन होते हैं और विटामिन सी। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है अच्छी त्वचा के लिए, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है एक एंटीऑक्सीडेंट है जो त्वचा और आंखों की रक्षा करता है, इसीलिए इसमें ए विकल्प सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, तो ये भी याद रखना है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? पहला विकल्प है अवसादन, दूसरा है भारण, तीसरा है संघनन और चौथा है आसवन। तो इसी तरीके का प्रश्न कल भी आया था, जो कल प्रैक्टिस करवाई थी। तो इसमें लिखा है कि वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबित कण नीचे बैठ जाते हैं, तो कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी है? तो ए विकल्प सही है, अवसादन। जैसे यदि आप रेत और पानी को एक साथ मिलाएंगे तो कुछ समय बाद रेत जो है तली में इकट्ठा हो जाएगी, तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो तीन लिखे हुए हैं भारण, संघनन और आसवन, ये क्या होते हैं? इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। तो भारण यानी लोडिंग वह प्रक्रिया है जो फिटकरी की मदद से अशुद्धता के अवसादन के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि फिटकरी का इसमें प्रयोग किया जाता है और अशुद्धता के अवसादन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भारण का। संघनन क्या है? पदार्थ की अवस्था का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन संघनन कहलाता है। आसवन क्या कहलाता है? आसवन क्या होता है? क्वथन और संघनन द्वारा घटकों या पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। तो ये सब भी आप याद रखिए। मैंने पढ़ाया है जब डिटेल में, तब भी मैंने सबको एक एक करके डिटेल में बताया है, और ये विकल्प में आते हैं तब भी मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं, दूसरा है भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अब इसमें आपको ये जानना आवश्यक है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं रासायनिक परिवर्तन में। तो किसी पदार्थ या यौगिक में वे परिवर्तन जो रासायनिक संरचना में परिवर्तन लाते हैं और इसमें नए पदार्थ बनते हैं, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? पदार्थ की भौतिक अवस्था में जब परिवर्तन होता है, रंग, रूप, आकार, इसमें परिवर्तन होता है, तो ऐसा परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है, ये गलत लिखा हुआ है। पहला इसमें सही है, रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होते हैं, सही है। भौतिक परिवर्तन में सर्वदा अवस्था में परिवर्तन होता है, ये गलत है।
ए सही बी गलत, यानी कि पहला विकल्प इसमें सही है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, तो ये भी आपको याद रखना है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। अब जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि जैसे दूध से दही बना लिया, दूध से पनीर बना लिया, लेकिन अब दोबारा पनीर से दूध नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं, जैसे पानी का जमना, पानी से बर्फ बन जाती है, बर्फ जब पिघल जाती है तो फिर से पानी प्राप्त हो जाता है, तो इसीलिए ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते। पहला विकल्प है विरंतों एवं तनों में वृहत नलियां होती हैं। दूसरा है पत्तियों पर मोम की परत होती है। तीसरा है पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती हैं। और चौथा है पत्तियां और तना अंगुली नुमा जैसे और फीते जैसे होते हैं। तो इसमें लिखा है कि जल में तैरने में मदद नहीं करते। तो वृंतों एवं तनों में वृहत नलियां होती हैं, तो ये तो जल में तैरने में मदद करते हैं। पत्तियों पर मोम की परत होती है, ये जल में तैरने में मदद नहीं करते। और पत्तियां और तना अंगुली नुमा जैसे और फीते जैसे होते हैं। बी और डी इसमें सही है, यानी कि चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है क्षण चुंबकों का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी होती हैं। पहला लिखा है क्षण चुंबकों को युग्मों में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजाती ध्रुव एक ही ओर हों। दूसरा है क्षण चुंबकों के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। तीसरा है क्षण चुंबकों के सिरे मुलायम लोहे के टुकड़ों से जोड़ने चाहिए। और चौथा है उन्हें एक लकड़ी के डिब्बे में रखना चाहिए। तो क्षण चुंबकों के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। बी विकल्प इसमें सही है। जब क्षण चुंबकों का भंडारण किया जाए तो क्या करना चाहिए, क्षण चुंबकों के एक युग्म को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करना चाहिए। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है हमारे शरीर में एक्स सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह वाई का स्राव करती है जो जेड में भंडारित होता है। एक्स वाई जेड क्रमशः है। ऐसे प्रश्न मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि इससे 3 प्रश्न तैयार होते हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आपको इस प्रश्न से पता चल जाएगा कौन सी बड़ी ग्रंथि है, किसका स्राव करती है और किस में भंडारण होता है, ये सब आपको इससे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह होती है यकृत। अब यकृत लिखा है 2 में, यानी कि एक्स हो गया यकृत। तो ए में लिखा है यकृत और सी में लिखा है। बी और डी अपने आप ही गलत हो गई। अब हमें सिर्फ 2 विकल्प में देखना है कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। लिखा है यह वाई का स्राव करती है, बिल्कुल करती है, और वाई होता है पित्तरस, यानी कि ए में भी पित्तरस लिखा है, बी में भी पित्तरस लिखा है। अब जेड देखते हैं क्या है। जो जेड में भंडारित होता है तो पित्तरस जो है वह पित्ताशय में भंडारित होता है, यानी कि सी विकल्प इसमें सही है। एक्स हो जाता है यकृत, वाई है पित्तरस और जेड है पित्ताशय। सी विकल्प इसमें सही है। ये याद रखिए, अगर प्रश्न इस तरीके से भी पूछ लिया जाए कि पित्तरस का भंडारण कहाँ पे होता है, तो आपको याद रखना है पित्ताशय में। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न जीवों का उनकी पोषण की पद्धति से मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं पोषण की पद्धति से। सब तो स्वपोषी पूछा गया है, तो स्वपोषी होता है शैवाल, इसे मिलाएंगे तीसरे से। प्राणी समभोजी ये होता है
अमीबा तो ये मिला हुआ है, बी को दूसरे से मिलाएंगे। परजीवी अमरबेल होती है और मृतजीवी होता है छत्रक यानी मशरूम। तो इस क्रम में ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला, यानी कि पहला ही विकल्प इसमें सही है। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब यानी परछाई का निर्माण निर्भर नहीं है वह है। पहला है वस्तु का आकार, दूसरा है प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी, तीसरा है प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति और चौथा है वस्तु का रंग। तो इसमें पूछा गया है कि वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण निर्भर नहीं है वह है वस्तु का रंग। डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है ध्वनि तरंगें गैसों में द्रुतगामी होती हैं। दूसरा है मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी 15,000 हर्ट्ज आवृत्ति है। तीसरा है ध्वनि तरंगें परिवर्तित नहीं हो सकती और चौथा है ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ध्वनि तरंगों के संदर्भ में जो सत्य है वह बताना है। तो बी विकल्प इसमें सही है। मानव वह ध्वनि सुन सकते हैं जिसकी 15,000 हर्ट्ज आवृत्ति होती है, क्योंकि मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास कितना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसीलिए बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में इनका संचरण नहीं होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता। दूसरा है किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है। तीसरा है पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और चौथा है चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक ही है। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता, ये सही है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न है, ये भी सही है। पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ये गलत है और गलत ही पूछा गया है, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण होता है उस दिन पूर्णिमा होती है, यानी कि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और इस दिन क्या होता है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित होते हैं। तो इसीलिए ये गलत है और गलत ही पूछा गया है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, फिर बताना है कौन सा विकल्प के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। कारण दिया गया है जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है। तो इसमें जो अभिकथन दिया गया है ये गलत है। किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जाता है, ये गलत है। जल ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है, ये सही है। ए गलत है और बी सही है, यानी कि ए गलत आर सही, सॉरी मैंने बी कह दिया। ए असत्य है और आर सत्य है। सी विकल्प इसमें सही है।
तो फिर ये जो विद्युत सर्किट के लघुपतन से आग लगती है उसको किससे बुझाया जाता है? जब इसमें ए गलत है, इसे जल से बुझाया नहीं जाता, तो इसे बुझाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र से। जो यंत्र होता है आग बुझाने वाला, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो जब विद्युत परपथ में आग लगती है तो उसी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए पहला विकल्प इसमें गलत है। और आर है। प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानवों में युग्मों में पाई जाती हैं, यानी कि जोड़े में पाई जाती हैं? पहला विकल्प है अधिवृक्क, दूसरा है अधिवृक्क और अवटु ग्रंथि, दूसरा विकल्प है अग्न्याशय और अंडाशय, तीसरा है पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि और चौथा है पीयूष ग्रंथि और अग्न्याशय। तो मानवों में युग्मों में मानवों में जोड़े में पाई जाती हैं अधिवृक्क और अंडाशय। इसमें विकल्प गलत लिख गए हैं, आप लोग याद रखिएगा। अधिवृक्क और अंडाशय ये युग्मों में पाई जाती हैं, तो ये याद रखिए, विकल्प ये गलत लिखे हुए हैं। लिखा है, लोग प्रायः कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं। इससे मदद होती है क्योंकि पहला विकल्प है संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब घटता है, दूसरा है संपर्क क्षेत्र के घटने से दाब घटता है, तीसरा है संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से बल घटता है और चौथा है संपर्क क्षेत्र के घटने से बल में वृद्धि होती है। तो आपने देखा होगा जो बोझा उठाने वाले लोग होते हैं, जो कुली होते हैं, वह अपने सर पर कपड़े का एक गोल गोल टुकड़ा जो होता है बनाकर रख लेते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से जो दाब है वह घट जाता है। ये विकल्प इसमें सही है और ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, लिखा है, बाई द्वारा एक्स को आवेशित किया जाता है। यह पाया गया कि एक्स जो आवेश प्राप्त करता है वह बाई के विपरीत है। आवेशन का प्रक्रम हो सकता है। पहला है घर्षण या चालन, दूसरा है घर्षण या प्रेरण, तीसरा है केवल चालन और चौथा है चालन या प्रेरण। तो इसमें दूसरा विकल्प सही होगा, घर्षण या प्रेरण। तो आज की वीडियो में कुल 14 ही प्रश्न थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके अलावा NCERT पढ़ लीजिए, मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है। साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी करवा दिए हैं, एक भी पेपर नहीं छोड़ा मैंने ऑफलाइन वाला, और ऑनलाइन वाले पेपर भी कराए हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोगों को सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा यदि आप EVS यानी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने EVS के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन मैं करवा दूंगी और मैं EVS के हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रही हूं, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। मैंने वो नोट्स खुद अपने हाथों से बनाए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वही मैंने उसमें लिखा है। छोटी छोटी वीडियो हैं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। कुल 15 वीडियो आ चुकी हैं। क्लास 4th कंप्लीट हो चुका है EVS में और क्लास 5th की वीडियो आने वाली है, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आप लोगों को उससे हेल्प मिलेगी EVS में। मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं पेपर फर्स्ट के लिए, और SST के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ा दी है मैंने NCERT से क्लास 6 to 8, और SST के लिए अब मैं प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। तो इतना यदि आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। बस थोड़ा, क्योंकि जो समय है वो कम ही होता जा रहा है, लगभग 1.5 महीने का समय है आप लोगों के पास, तो आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए, पढ़ाई अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एक बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। इसीलिए आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।